नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज़ एनालिसिस में। और आज हम लोग जिस आर्टिकल के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो आज के द हिंदू अखबार के एडिटोरियल वाले पेज पर छपा है। और ये आर्टिकल भारत और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर के है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से भारत और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। इसमें काफ़ी तनातनी देखी जा रही है। और कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो साहब, उन्होंने पिछले वर्ष क्या किया था कि भारत के कई सारे राजनयिकों को कनाडा से बाहर कर दिया था, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि भारत सरकार ने अपने एजेंट्स के द्वारा वहाँ के खालिस्तानी समर्थकों को मरवा दिया कनाडा की ही ज़मीन में। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था। हालांकि कनाडा ने इसको लेकर के कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं कराए थे कि खालिस्तानी समर्थक के हत्या में भारत सरकार की भी कोई भूमिका थी। ठीक है, तो बिना किसी प्रमाण के कनाडा की सरकार ने ऐसा काम किया और इससे भारत की सरकार भी काफ़ी ज़्यादा भड़की थी। और उन्होंने भी क्या किया था कि कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर थे उनको वापस बुला लिया था। और इंडिया में जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं उसमें कुछ डिप्लोमेट्स को उन्होंने बाहर कर दिया था, एक्सपेल कर दिया था। तो कई सारे और मोर्चों पर भी ऐसे फैसले लिए गए जिसको देख करके ये लग रहा था कि अब भारत और कनाडा के जो मधुर रिश्ते थे इतने दशकों से जो चले आ रहे थे मधुर रिश्ते, वो फिर से बहाल हो पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो भारत और कनाडा का जो संबंध है वो कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रस्त हो चुका था पिछले 1 डेढ़ साल में। तो अब चूँकि कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर आने वाले हैं मार्क कार्ने साहब, तो मार्क कार्ने के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो भारत और कनाडा के प्रगाढ़ संबंधों को फिर से ठीक करें, फिर से बहाल कर सकें। तो अभी क्या हुआ कि इसी साल जनवरी में ही कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने घोषणा की कि वो अब कनाडा के प्रधानमंत्री के रूप में आगे कार्य नहीं करेंगे। तो वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है लिबरल पार्टी, उन्होंने मार्क कार्ने को अपना नेता चुना और यही मार्क कार्ने साहब अब कल कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले हैं। तो मार्क कार्ने साहब का जो कमिटमेंट रहा है कनाडा के लोगों से और उनका जो राजनीतिक छवि रही है उसको देखकर के ऐसा लग रहा है कि अब फिर से उनके द्वारा भारत और कनाडा के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो हम लोग चलिए इस आर्टिकल में देखते हैं कि किस तरह से भारत और कनाडा के रिश्ते जो हैं वो प्रभावित होंगे वहाँ के नए प्रधानमंत्री के नियुक्ति से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ कनाडाज रूलिंग लिबरल पार्टी मार्क कार्ने, हु इज़ नाउ प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट, हैज़ अ टफ टास्क अहेड इन व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कनाडा के जो रूलिंग पार्टी है लिबरल पार्टी, उसके नए नेता के रूप में मार्क कार्ने साहब जो आए हैं, जिनको अब वहाँ का यानी कि कनाडा का नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया है, तो उनके लिए एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, एक बहुत ही कम समय में एक बहुत ही टफ टास्क रहने वाला है। यानी कि एक कम समय में उनके लिए कई सारे मुश्किल काम करने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही जा रही है। मिस्टर कार्ने, हु इज़ सेट टू टेक ओवर फ्रॉम जस्टिन ट्रूडो व्हेन ही फॉर्मली स्टेप्स डाउन दिस वीक, विल ऑलमोस्ट इमीडिएटली फेस अ कॉन्फिडेंस वोट इन पार्लियामेंट आफ्टर इट रिकन्वीन्स ऑन March 24। यानी कि 24 मार्च को जब कनाडा का जो संसद है वो फिर से उसका अधिवेशन स्टार्ट होगा, तो मिस्टर कार्ने जो है मार्क कार्ने साहब, उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास प्रस्ताव जीतना पड़ेगा, है ना। फेडरल इलेक्शंस इन कनाडा आर ड्यू इन October 2025, but observers say Mr. Carney could call for snap polls first, hoping to ride a surge of unexpected popularity for the Liberal Party for standing up to threats made by the US President Donald Trump since he took ऑफिस। ओके, तो कनाडा में जो राष्ट्रीय स्तर के जो चुनाव होते हैं, जो आम चुनाव होते हैं, वो अक्टूबर 2025 में होने वाले हैं। लेकिन ऐसा वहाँ के विशेषज्ञों का मानना है कि मार्क कार्ने साहब जो है वो अक्टूबर 2025 से पहले ही वहाँ पर समय से पहले ही चुनाव की घोषणा कर देंगे। ठीक है, ताकि वो जो है वो वहाँ के लोगों का विश्वास जीत पाएँ, ताकि उनको जनमत हासिल हो जाए। और चूँकि मार्क कार्ने जो है वहाँ के संसद के सदस्य नहीं हैं। ठीक है, जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो वहाँ के संसद के सदस्य थे, उस तरह से वो वहाँ के कनाडा के संसद के सदस्य नहीं है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, वो संसद के सदस्य निर्वाचित हो जाएं और उनको फिर से जनता का
विश्वास भी हासिल हो जाए, उनको जनमत भी हासिल हो जाए, ताकि वो अपने जो उनका जो कार्यकाल रहने वाले हैं उसको पूरी बिना किसी बाधा के पूरी तरह से कंप्लीट कर सकें। ठीक है। तो अभी क्या हुआ है रिसेंट में कि कनाडा को अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उनके द्वारा भी काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी कहा था कि कनाडा जो है वो एक अलग देश नहीं है, बल्कि कनाडा अमेरिका का 51वां राज्य हो सकता है। और जस्टिन ट्रूडो को उन्होंने गवर्नर ट्रूडो की भी संज्ञा दी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी खलबली भी मची थी कि आखिर अमेरिका कहना क्या चाहता है। और हो सकता है कि ये जो है वो अब जो इतने सालों से अमेरिका और कनाडा का जो रिश्ता चला आ रहा था, हर एक मोर्चे पर ये जो दोनों देश हैं एक बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन शेयर करते हैं, उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब चुनौती दे रहे थे। तो इससे कनाडा की जो पब्लिक है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रोष उत्पन्न हुआ। और वहाँ पर राजनीतिक संकट भी देखा गया कि अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो चुनौती दी जा रही है कनाडा को, उसको फेस करने के लिए, उसका सामना करने के लिए अब कनाडा में एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है। तो इस नेतृत्व के लिए मार्क कार्ने साहब कितना खरा उतरेंगे, ये भी हम लोग को आगे देखना है। Mr. Trump has consistently targeted Mr. Trudeau, suggesting that Canada would be better off as the US 51st state, and has been threatening to impose a slew of tariffs, accusing Canada of unfair duties as well as allowing fentanyl drugs and immigrants across the border. तो जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, उन्होंने कनाडा पर कई सारे गंभीर इल्ज़ाम भी लगाए। और उन्होंने कहा कि कनाडा जो है वो अमेरिका से आने वाले वस्तुओं पर काफ़ी ज़्यादा शुल्क लगाता है, यानी कि टैरिफ का जो मसला है उन्होंने दोहराया कनाडा को लेकर के। और ये भी इल्ज़ाम लगाया कि कनाडा जो है वो अमेरिका को फेंटानिल ड्रग्स के स्मगलिंग में जो है वो बैकअप दे रहा है, यानी कि फेंटानिल ड्रग्स का जो अवैध व्यापार हो रहा है अमेरिका में, उसमें कनाडा की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और कनाडा अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि अवैध प्रवासी भी भेज रहा है। तो कई सारे मोर्चे पर कनाडा की भूमिका को व्यक्त करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे आरोप लगाए थे कनाडा के ऊपर। ठीक है। और इन्हीं आरोपों पर उन्होंने ये कह दिया, यहाँ तक कह दिया था कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को कि कनाडा को जो है वो अमेरिका का 51वां राज्य होना चाहिए, ना कि एक अलग देश होना चाहिए। तो एक बहुत बड़ा मसला बन गया था। तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चीन को या भारत को, मैक्सिको को इन सब मामलों में चुनौती दे रहे हैं पिछले कुछ समय से, उसी तरह से उन्होंने कनाडा पर भी कई सारे इल्ज़ाम लगाते हुए चुनौती दी थी। तो इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में काफ़ी सारे विवाद उत्पन्न हुए थे। ठीक है। और आपने देखा भी था कि अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाज़ार में भी कई सारे उथल पुथल इसके कारण उत्पन्न हुए थे। और ऐसा लग रहा था कि अब जो है वो ट्रेड वार छिड़ सकता है ना। तो इन सारी समस्याओं के बीच में अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्ने को कई सारे समस्याओं को हल करना है। ठीक है। और किस तरह से वो कनाडा का नेतृत्व संभालते हैं ये अब देखना है हमें। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कनाडा हैज़ थ्रेटन्ड काउंटर टैरिफ्स एंड इज़ कंसिडरिंग a 25% surcharge on electricity exports to US, with Mr. कार्ने claiming that in trade as in hockey Canada will win. तो कनाडा ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेबुनियादी बयान के बदले में कई सारे जवाबी कार्रवाई का फैसला लिया। उन्होंने कनाडा के भी सरकार ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऐसा कहा कि अब कनाडा क्या करेगा कि यूएस को जो वो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट करता है, यानी कि विद्युत का जो निर्यात करता है कनाडा यूएस को, उसमें वो 25% सरचार्ज लगाएगा, 25% अतिरिक्त शुल्क लगाएगा। तो एक बहुत बड़ा जवाबी कार्रवाई हुआ। और मिस्टर कार्ने ने ये भी दावा किया कि जिस तरह से हॉकी में कनाडा अमेरिका से हमेशा से जीतता आया, उस तरह से वो ट्रेड में भी यानी कि व्यापार में भी अमेरिका से जीतता रहेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हुई। Mr. Carney, who is unelected and not a traditional politician, will have to convince voters of his ability to ensure that, as he takes on his rival Conservative Party leader Pierre Poilievre, who has been far ahead in the polls until recent weeks.
तो मिस्टर कार्ने जो हैं वो एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है कनाडा में। वो जस्टिन ट्रूडो की तरह और दूसरे या फिर दूसरे नेताओं की तरह एक पुराने राजनीतिज्ञ नहीं रहे हैं, बल्कि मिस्टर कार्ने जो हैं वो वहाँ का जो रिज़र्व बैंक होता है, वहाँ का जो फेडरल बैंक होता है, उसके गवर्नर रहे हैं। ठीक है, एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं, एक स्कॉलर रहे हैं, और इस बाबत उनकी जो छवि है जस्टिन ट्रूडो और दूसरे नेताओं की अपेक्षा अच्छी है ना। तो उनको अपनी एबिलिटी को प्रूव करना है, और इस चीज़ के मद्देनज़र भी प्रूव करना है कि वहाँ के जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं पियरे पोलिवेयर, तो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर पियरे पोलिवेयर को भी ऐसा माना जा रहा था कि जस्टिन ट्रूडो के रेजिग्नेशन के बाद शायद वो वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। तो उनको, यानी कि मिस्टर कार्ने को अब पियरे पोलिवेयर के समक्ष भी इस चुनौती का सामना करना है कि किस तरह से वो और सब नेताओं की तुलना में आगे आकर के कनाडा का नेतृत्व संभालते हैं, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर। टू दैट एंड मिस्टर कार्नेज नॉन पॉलिटिकल स्किल्स विल कम हैंडी, ही वाज एन इकोनॉमिस्ट एंड अ सेंट्रल बैंक गवर्नर। यानी कि मिस्टर कार्ने वहाँ एक इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर रह चुके हैं, और ये सब जो उनका नॉन पॉलिटिकल स्किल्स है वो काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा अपने समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने में। That he was not a member of Trudeau cabinet means that he is free of any taints from his actions। यानी कि जो अभी जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार थी उसके कैबिनेट के मेंबर भी नहीं थे मिस्टर कार्ने। तो ट्रूडो सरकार में जो भी फैसले लिए गए तो उन फैसलों से उत्पन्न विवाद से भी वो पूरी तरह से दूर हैं, क्योंकि उन पर किसी तरह का जो है वो जो छवि उत्पन्न हुई थी ट्रूडो कैबिनेट के ऊपर कि उन्होंने कई सारे गलत फैसले लिए रिसेंट में। ठीक है, तो इसका कोई भी जो दाग है वो मिस्टर कार्ने पर अब नहीं पड़ने वाला है। द एग्जिट ऑफ मिस्टर ट्रूडो इज कॉज फॉर रिलीफ फॉर इंडिया एंड एन अपॉर्चुनिटी टू रिसेट टाइज दैट हैव बीन ऑन आइस। तो अब हम लोग भारत और कनाडा का जो रिश्ता है वो किस तरह से प्रभावित होगा मिस्टर कार्ने के आने से, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो मिस्टर ट्रूडो जो है वो अब वहाँ के नेतृत्व से बाहर जा चुके हैं, और ये भारत के लिए एक राहत की बात है और एक अवसर भी है कि भारत और कनाडा का जो रिश्ता कई दिनों से खटास में चल रहा था वो फिर से ठीक हो पाएगा। हिज इनटेम्परेट डिसीजन टू नेम इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स एंड देन एक्सपेल इंडियन डिप्लोमेट्स इम्प्लिकेटिंग देम इन परपोर्टेटेड प्लॉट टू किल खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर विदाउट प्रोफरिंग एनी प्रूफ वाज अ मिसकैलकुलेशन एंड डिप्लोमेटिक ब्लंडर। यानी कि जस्टिन ट्रूडो सरकार के द्वारा भारत सरकार के एजेंट्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना कि भारत सरकार के एजेंट्स ने खालिस्तानी एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर, एक बहुत बड़े खालिस्तानी एक्टिविस्ट थे कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर, जिनकी हत्या कर दी गई, तो उनकी हत्या में भारत सरकार की भूमिका को पूरी तरह से चिन्हित कर दिया था कनाडा की सरकार ने, लेकिन इसको लेकर के उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया था। तो बिना किसी प्रूफ के ही उन्होंने बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाया भारत सरकार के एजेंट्स के ऊपर कि भारत सरकार के एजेंट्स ने ऐसा किया है। ठीक है, और इसी के आधार पर उन्होंने क्या किया था कि भारत के जो डिप्लोमेट्स थे कनाडा में उनको भी निष्कासित कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ी घटना हुई थी, अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था ये चीज़। तो हम लोग चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कनाडा सरकार के द्वारा ये सब भारत के जो राजनयिक हैं उनको बहिष्कृत किया गया और भारत सरकार के ऊपर बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाया गया था, तो इसको क्या माना जा रहा है, कनाडा में भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्लंडर माना जा रहा है। यानी कि ऐसी राजनीतिक गलती मानी जा रही है जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती है। द एक्शन सीन इन कंपैरिजन टू मोर डिस्क्रीट डीलिंग बाय द यूएस इन अ लिंक्ड केस सेंट इंडिया कनाडा टाइज टू देयर लोएस्ट एब सिंस द 1980s। यानी कि 1980 के बाद से भारत और कनाडा का जो रिश्ता है वो अभी रिसेंट के घटनाक्रम के बाद जो है वो फिर से क्या हो गया था, काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से ग्रस्त हो गया था। It is significant that India is considering restoring a High Commissioner to Ottawa, while Canada is sending its intelligence chief to a conference in Delhi। अब क्या है कि भारत और कनाडा की सरकारें हैं वो फिर से इस रिश्ते को बहाल करने की कोशिश कर रही है, और भारत भी क्या चाह रहा है कि ओटावा में यानी कि कनाडा की राजधानी में वो अपना हाई कमिश्नर उच्चायुक्त जो है उसको फिर से भेज दे, है ना। और कनाडा भी क्या चाह रहा है कि अभी दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होने वाला है राजनयिकों का इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की, इंटेलिजेंस चीफ्स की, तो उसमें कनाडा भी अपना जो प्रतिनिधि है वहाँ के जो इंटेलिजेंस चीफ है उसको दिल्ली के कॉन्फ्रेंस में भेजने वाला है। ठीक है, मिस्टर कार्नी एंड मिस्टर पॉलीवर have made it clear that they would like to rework the relationship with India, and there will be opportunities to do so, particularly in education, investment and trade, all of which have been
taken a back seat after the violence and schisms within India's diaspora community and its supporters in Canada's government। यानी कि मिस्टर कार्नी और मिस्टर पॉलिवर दोनों ने ये वादा किया था कि वे लोग जो हैं वो भारत और कनाडा के रिश्ते को फिर से ठीक करने के लिए अपना पूरा प्रयास करेंगे, और ऐसा करने के लिए काफ़ी सारे अवसर भी हैं, और ख़ास करके एजुकेशन के फील्ड में, इन्वेस्टमेंट के फील्ड में, व्यापार के फील्ड में भारत और कनाडा के रिश्तों को सुधारने के लिए काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध हैं, काफ़ी सारे अवसर उपलब्ध हैं। ठीक है, और हम लोग देखे थे कि पिछले साल जब भारत और कनाडा का जो रिश्ता था, जो काफ़ी ज़्यादा समस्याओं से, जिसमें कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, ठीक है, तो इस और कनाडा में जो भारत का भारतीय समुदाय रहता है, उसमें भी उसके अंदर भी काफ़ी सारे घटनाएं, खास करके हिंसात्मक घटनाएं देखी थी हम लोगों ने। ठीक है, वहाँ पर भी क्या हो रहा था कि जो भारतीय समुदाय जो खालिस्तान का समर्थन करता है, और जो नॉन खालिस्तानी समर्थक भारतीय समुदाय हैं, उनके बीच में भी कई सारे हिंसात्मक घटनाएं हुई थी। तो ये सब भी घटनाएं, इन सभी घटनाओं से भी भारत और कनाडा का रिश्ता काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो ऐसी अवस्था में भारत और कनाडा के बीच में, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे ट्रेड हो, इन सभी सेक्टर्स में कोई भी काम नहीं हो पा रहा था। तो अब जो जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद से वहाँ के नए नेता हैं मिस्टर कार्ने, वो इन सभी चीज़ों में भारत और कनाडा के प्रयासों को फिर से मजबूत करने के काम करेंगे। ठीक है, The interlude is also a fitting period for New Delhi to consider how it wishes to take ties forward. Regardless of the change in leadership, the Khalistani issue cannot be wished away and requires sustained concerted diplomacy and respect for each other's concerns while ensuring India's national security priorities. तो अब कनाडा के साथ साथ भारत के पास भी कई सारे रास्ते खुले हुए हैं कि दोनों देशों के बीच के रिश्तों को फिर से ठीक किया जाए, और इसमें भारत का जो नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा का जो महत्व है, उसको भी कम नहीं किया जाए। और इन सब चीज़ों को देखते हुए दोनों देशों के बीच में कई सारे आयामों में फिर से रिश्तों को मजबूत करने के कार्य किया जाए। तो इस आर्टिकल का जो जिस्ट था मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से कनाडा में नए नेतृत्व के आने से भारत और कनाडा के रिश्तों को सुधारने के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, और पिछले वर्ष किन कारणों से भारत और कनाडा का जो रिश्ता था उसमें इतनी तनातनी देखी जा रही थी। ठीक है, तो ये आईआर की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस आर्टिकल को, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसको ध्यान में रख सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। ओके, तो हम लोग चलिए आज का आर्टिकल कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले आर्टिकल में। तब तक के लिए धन्यवाद।